हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अथवा असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा हो तो उस पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है उसे ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं का एक गुण होता है जो किसी पृष्ठ पर देखा जाता है कि फ्लक्स कितना है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर ये ई वेक्टर हो और इसमें एरिया वेक्टर इसका मान लेते हैं कि किसी सूक्ष्म खंड का एरिया वेक्टर dA वेक्टर हो तो इस पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो E वेक्टर डॉट dA वेक्टर के बराबर होगा अथवा E इंटू dA इंटू कोसाइन ऑफ थीटा होगा, जहाँ थीटा E और dA के बीच का कोण है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। चलिए बच्चों, अगले हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसके फ्लक्स के मात्रक तथा विमीय सूत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। हेडिंग हमारी रहेगी वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र। यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले हम मात्रक की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक आप देख सकते हैं, ये जिनसे मिल करके बना हुआ है, इन्हीं की मात्रक को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाई ई का मात्रक बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मात्रक के। इसका फील्ड का मात्रक क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि ये एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। किसी फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है तो बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश पर, किसी एकांक आवेश पर तो इसका हम लिखेंगे कूलाम, और इनटू में ये हमारा डीए है। डीए क्या है बच्चों, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डीए है ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों का जो मात्रक आएगा फाई ई का मात्रक वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया इसके मात्रक की बात। अब इसके विमीय सूत्र के बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई ई की, इसको क्या कर लीजिए, फाई ई का विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र देखिए बच्चों, मात्रक के आधार पर हम लोग विमीय सूत्र बनाएंगे। ये न्यूटन है यानी बल का मात्रक है। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है। फिर आपका क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर है तो आप L2 लिखेंगे, और अपॉन में आप क्या लिखेंगे बच्चों, सी यानी कूलाम। कूलाम का विमीय सूत्र होता है AT। अब अगर इनको सबको मिला करके हमको लिखना होगा तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे एम के बाद हम लिखेंगे एल को। तो एल यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों मिल करके बन जाएंगे L3। और साथ ही साथ बच्चों देखिए यहाँ पर T माइनस 2 है, और ये वाला जब T ऊपर आएगा तो ये भी एक माइनस हो जाएगा, तो T माइनस 3 हो जाएगा, और A ऊपर आएगा तो A माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा विमीय सूत्र, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे गॉस की प्रमेय पर। गॉसस थ्योरम।
गॉसेस थ्योरम में बच्चों हम लोग किसी काल्पनिक पृष्ठ, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, उसके पृष्ठ पर बना हुआ फ्लक्स तथा उस गॉसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के बीच ये संबंध बताता है। अर्थात फाई और क्यू के बीच में ये एक संबंध बताता है। इसी संबंध को हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि गॉस की प्रमेय का डिफिनीशन क्या होगा। इसके लिए हम लोग लिखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, कॉमा करके लिख लीजिएगा, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश अर्थात Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात देखिए बच्चों, किसी भी बंद पृष्ठ की बात हम कर रहे हैं। चलिए हमारे पास मान लेते हैं कि कोई बंद पृष्ठ है, एक क्यूब है हमारे पास जो कि बंद है, पूरी तरह से बंद है, बंद पृष्ठ है। तो इसके भीतर कहीं सेंटर पे मान लेते हैं कि कोई आवेश है Q। तो इस Q से कुछ बल रेखाएं निकलेंगी, हर दिशाओं में निकलेंगी। तो वो बल रेखाएं हर एक पृष्ठ से होकर के गुजरेंगी। इसके जितने भी पृष्ठ होंगे, अर्थात जितने भी इसके फलक होंगे, उन सभी फलकों में से होकर के वो गुजरेंगी। तो उनमें बना, यानी उनके पृष्ठों पर बना फ्लक्स जो होगा, और साथ ही साथ इस क्यू के बीच में जो संबंध बताने वाला प्रमेय है, उसी को हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। ये बहुत ही यूजफुल प्रमेय है। इस प्रमेय पर हम लोग आधारित अपने सभी डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग समझें। तो चलिए, ये कह रहे हैं गॉस की प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ, देखिए, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध जितना भी आवेश होता है, उस आवेश का अगर हम 1/ε0 कर दें तो वो उनके फलकों पर बने फ्लक्स के बराबर होता है। वो फ्लक्स के बराबर होता है। यानी कि फ्लक्स अगर हम बात करें, फ्लक्स सभी फलकों द्वारा बना, यानी सभी फलकों द्वारा बने फ्लक्स की बात करें तो वो होगा Q/ε0। ठीक है बच्चों, इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, यदि किसी बंद पृष्ठ कैपिटल A से परिबद्ध आवेश स्मॉल q है, तो इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा क्लोज इंटीग्रेशन। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर ये क्लोज दिखाया गया है क्योंकि ये क्लोज सरफेस के लिए होता है। ये जो फ्लक्स होता है ये क्लोज के लिए होता है, इसलिए इंटीग्रेशन में यहाँ पर हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा ये हमारा Q/ε0 के बराबर होगा। यानी कि आप लोग फ्लक्स को इन दोनों के रूपों में लिख सकते हैं। इसको अगर आप चाहें, इस इंटीग्रेशन को हटा करके लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं E इंटू TA इंटू कॉस थीटा बराबर Q/ε0। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विशेष स्थितियां, घन के लिए डिफरेंट कंडीशन। पहली स्थिति हमारी क्या है, यदि स्मॉल q आवेश घन के केंद्र पर स्थित हो तो संपूर्ण फलक पर बना वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण फलक पर बना वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई, वो होगा
इस क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना, इस क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना। जबकि एग्जाम में पूछता है कि प्रत्येक फलक द्वारा यानी प्रत्येक फलक पर बना फ्लक्स क्या होगा, तब आप लिखेंगे प्रत्येक फलक पर बना वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या हो जाएगा। देखिए संपूर्ण के द्वारा इतना बन रहा है, तो इसके कुल कितने फलक द्वारा ये इतना बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6 फलकों द्वारा। देखिए 6 फलक है ना, ये एक सामने का ये है, एक ठीक इसके पीछे का ये वाला है, एक इधर वाला है, एक इसके ठीक पीछे का इधर वाला है, एक ऊपर वाला है और एक ठीक उसके नीचे वाला है। तो कुल 6 फलकों द्वारा अगर इतना बना है तो एक फलक द्वारा कितना बनेगा, वो इस क्यू का 6 टाइम बनेगा एप्सिलॉन नॉट का। यानी कि 6 भाग अगर हमको करना होगा तो हम 6 से ही भाग देंगे उसका। तो ये हमारा प्रत्येक फलक पर बना वैद्युत फ्लक्स हुआ कब, यदि हमारा आवेश क्यू उसके केंद्र पर कहीं पर रखा होगा तो। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग सेकेंड स्थिति में अगर बात करें, यदि आवेश स्मॉल क्यू घन के किसी एक फलक मतलब पृष्ठ, किसी एक पृष्ठ, जैसे कि यहाँ 6 पृष्ठों की बात किए थे, तो किसी एक पृष्ठ पर स्थित हो। एक फिगर आप लोग बना लीजिए, फिर से एक कोण बना लीजिए आप। यहाँ पे आप लोग इस फलक पे ही इसको रख करके देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई जो है स्मॉल क्यू आवेश इस फलक पर कहीं रखा हुआ है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों 2? क्योंकि केवल 2 ही फलकों पर ही यहाँ पर बनेगा ये। तो आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं गॉस की प्रमेय के उत्पत्ति पर। तो गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति के लिए हम लोगों को सबसे पहले कोई आवेश लेना होगा और साथ ही साथ उस आवेश के चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ, जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, वो भी हम लोगों को लेना होगा। तो चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं। प्रूफ ऑफ गॉसियन थ्योरम। मान लिया जाए कि कोई आवेश यहाँ पर प्लस क्यू है जो बिंदु ओ पर स्थित है, और साथ ही साथ यहाँ पर इस आवेश के चारों ओर कोई हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ये बंद पृष्ठ कैसा होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये गोला हो या रेक्टेंगुलर हो या कैसा हो, बंद होना चाहिए, बस ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, इस आवेश को घेरे हुए इस पृष्ठ पर हम मान लेंगे कि कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, और साथ ही साथ हम ये मान लेंगे कि P के चारों ओर एक छोटा या कह सकते हैं लघु क्षेत्र अवयव है। इस क्षेत्र अवयव को हम चलिए नाम दे देते हैं कि ये dA है। इस छोटे से क्षेत्र अवयव ने इस क्यू पर, या कह लीजिए कि बिंदु O पर एक कोण आंतरित किया। उस कोण को हम चलिए नाम दे देते हैं कि ये कोई घन कोण होगा। इस घन कोण का हम लोग नाम देंगे ओमेगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ से इसकी जो दूरी है, इस बिंदु O से इस बिंदु P के बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि ये R है, कि ये कितना है, R है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर गॉस के प्रमेय को प्रूव करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी पृष्ठ से निकलने वाला या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वो उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र तथा जितने क्षेत्रफल से होकर के गुजर रहा है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं,
सूक्ष्म या लघु क्षेत्र अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सूक्ष्म क्षेत्र अवयव से गुजर रहा है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा वो बहुत ही सूक्ष्म बनेगा, इसलिए मैंने इसको डी फाई से प्रदर्शित किया है, डी फाई ई। ये बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र तथा सूक्ष्म क्षेत्र अवयव के अदिश गुणन के। तो इसको हम अगर ऐसे लिखें कि डी फाई ई तो लिखेंगे ई का मैग्नीट्यूड इंटू डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, जहाँ थीटा ई और डी ए के बीच का कोण है। तो देखिए बच्चों, क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका क्षेत्र होगा उतना ही क्षेत्र यहाँ पर भी होगा, यानी कि जो क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र इस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बन रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से बन रहा है, देखिए इस तरह से बन रहा है। तो ये फील्ड लाइंस जितनी यहाँ से हो करके निकलेंगी, क्या उतनी ही यहाँ से निकलेंगी? जाहिर सी बात है उतनी ही निकलेंगी, क्योंकि ये बंद पृष्ठ जो है एक ऐसा बंद पृष्ठ है जिसके भीतर ये क्यू आवेश है। तो जितना क्षेत्र यहाँ से निकलेगा उतना ही क्षेत्र यहाँ से भी निकलेगा, उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस निकल रही है ये बाहर की ओर कुछ इस तरह से निकल रही है, जिसको हम ई वेक्टर कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमने खंड अवयव लिया है, छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, उसकी दिशा किधर की ओर होगी? उसकी भी दिशा तो आउटवर्ड्स ही होगी, उस सरफेस से बिल्कुल लंबवत। हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? सदैव उस पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस डीए का भी डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये ई वेक्टर का डायरेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीए और ई के बीच का जो कोण है, यानी कि जो थीटा है, ये 0 होगा, 0 डिग्री होगा। अगर दोनों ही अभिलंबवत हैं, उस पृष्ठ से अभिलंबवत ये भी निकल रहा है, उस पृष्ठ के अभिलंबवत इसका भी क्षेत्रफल सदिश का दिशा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 अंश होगा। तो इस आधार पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंस कॉस 0 अंश बराबर 1। यहाँ पर थीटा का मान 0 अंश रखेंगे तो उसका मान कॉस 0 का मान आता है 1। चलिए ठीक है बच्चों, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो उस P बिंदु पर कितना क्षेत्र बन रहा होगा? ये क्षेत्र जो बन रहा है ये कितना बन रहा होगा? तो पिछले चैप्टर में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस आवेश के चारों ओर का जो मीडियम है वो या तो निर्वात होगा या तो जो है वायु होगा। तो वायु अथवा निर्वात के लिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लगाया जा रहा है। अगर इसके चारों ओर का कोई मीडियम दूसरा हो तो उसकी परमिटिविटी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो होता है फाई। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं इनटू क्यू अपॉन क्या? दूरी का स्क्वायर। दूरी हमारी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r है, तो यहाँ पर हम लोग r² लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। डी फाई ई बराबर होगा ई जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। साथ ही साथ आपका है डी ए, तो डी ए लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्यू, तो इसको हम लिख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए अपॉन r²। डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए ये जो डी ए अपॉन r² है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल द्वारा
केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। इसको हमने बताया है कि इसको हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। चूंकि खंड क्षेत्रफल हमारा बहुत ही छोटा है, इसलिए बहुत छोटा कोण बन रहा है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है बहुत छोटा बन रहा है। अगर ये क्षेत्रफल बड़ा होता तो ये बड़ा कोण आंतरित करता, और बड़ा होता तो और बड़ा कोण आंतरित करता। तो इस तरह से हम यहाँ पर डी ओमेगा लिख दिए। चलिए बच्चों, ये तो बात हुआ कि किसी छोटे या लघु क्षेत्र अवयव के कारण यहाँ पर डी ओमेगा बना है। अगर हम इसी तरह के छोटे छोटे बहुत से खंडों को ले लें, यानी कि संपूर्ण खंडों को ले लें, सभी पृष्ठ की बात करें, तो उसके द्वारा कितना फ्लक्स बनेगा, यानी उससे होकर कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ द्वारा पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से अगर गुजरेगा ये फ्लक्स, तो ये फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। संपूर्ण की बात कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे जितने भी फ्लक्स बने हुए हैं उन सबको अगर हम इकट्ठा कर दें, जोड़ दें, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा जो कि इन पृष्ठों से होकर के गुजर रहा होगा। तो इसका मान बराबर होगा Q/4πε0 इंटू, जहाँ डी ओमेगा लिखा हुआ है वहां पे अब हम ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना हुआ घनकोण ओमेगा होता है और किसी सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल द्वारा बना घनकोण डी ओमेगा होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू ओमेगा। ये संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अगर बन रहा है तो इसका मान हमने आपको बताया था कि ये 4 पाई होता है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर जो आएगा वो Q/ε0। यही हमारा गॉस की प्रमेय होगा। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि किसी बंद पृष्ठ में कोई अगर आवेश Q होता है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान उस Q का 1/ε0 गुना होता है। ये हमने सिद्ध किया है, नोट कर लीजिएगा इसे। आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग और भी अधिक बात करेंगे। इस गॉसियन पृष्ठ से रिलेटेड बहुत से हम लोग डेरिवेशन करेंगे।